तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इट्स इजी चैनल पर और मैं हूं दिव्यन। आप लोगों की बहुत दिन से क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि क्लास 10th की क्लास कब शुरू करनी है, क्लास 10th की क्लास कब शुरू करनी है सर। तो मैं आज आपके सामने आपका इंट्रो लेकर के आ गया हूँ। इंट्रो राउंड आ गया है आपका। अभी मैं क्लास 10th का कोर्स पढ़ाना शुरू कर दूंगा और उसके पहले ये इंट्रो वीडियो है बेटा। इंट्रो वीडियो में हम आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे जिससे आपको क्लास 10th की साइंस की थोड़ी बहुत समझ आपके मन में उपज सके और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हुए चल सकें। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बेटा आपने पढ़ना जब शुरू किया था तो आप क्लास 4th 5th से विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 3rd 4th 5th से आप विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब विज्ञान की असली परिभाषा क्या है? विज्ञान क्या होता है? अगर हम बात करें तो विज्ञान किसे कह सकते हैं? बेटा विज्ञान सुसंगठित होता है, सुव्यवस्थित होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दें, सुसंगठित ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो हम क्या कह देंगे कि वह विज्ञान है। ठीक, यानी कि सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ये परिभाषा आपको सबसे पहली कक्षा में मिल जाती है जहाँ पे आप विज्ञान करना शुरू कर देते हैं। अब हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि विज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं। अब विज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं, उसमें से 3 आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं 9th 10th में। वहाँ पे आपको पता चलता है कि विज्ञान को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। अब वहाँ पे एक जगह आप पढ़ते हैं जीव विज्ञान पढ़ते हैं, दूसरा भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, तीसरा रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। अब रसायन विज्ञान जो शाखा है बेटा, वो बहुत ही बेहतरीन शाखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी 2 अन्य शाखाएं अच्छी नहीं हैं, लेकिन रसायन विज्ञान पढ़ने में आपको अगर इंटरेस्ट आता है तो रसायन विज्ञान आपके लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। रसायन विज्ञान में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। आप जैसे बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं, जीवधारियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। वैसे ही रसायन का अध्ययन, जो भी रसायन पाए जा रहे हैं पूरे संसार में, उनका अध्ययन और उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उन पे शोध करना, उनका अध्ययन करना, उनका निरूपण करना, उनको बनाना, उनकी क्रियाओं को देखना, ये सभी रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। अब रसायन विज्ञान को जो हम पढ़ने चल रहे हैं तो आपका जो साइंस है बेटा, आपका जो क्लास 10th का साइंस है, उसमें पहला चैप्टर ही रसायन विज्ञान का है। तो रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसको मैं लेकर के आ गया हूँ। उसका एक इंट्रो मैं आज आपको करवा दूंगा कि रसायन विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है। जो पहला चैप्टर है आपका, उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आपका जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, वो उस पर आ जाते हैं हम लोग। तो चैप्टर का नाम है आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। ठीक है, हिंदी में अगर कहा जाए तो रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। अब समीकरणों का निरूपण कैसे होता होगा, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वही है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कैसे करते हैं, उसको हम देखते कैसे हैं, या रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के क्या क्या प्रक्रम हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको डिस्कस करनी है। वैसे ही एक टर्म और है यहाँ पर, इक्वेशन, यानी कि समीकरण। अब समीकरण को कैसे लिखा जाता है, जैसे आप गणित में समीकरण लिखते हैं x + y = z, जैसे भी आप लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी सेम प्रकार से समीकरणों का निरूपण किया जाता है। अब इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि ये सब चीज़ें कैसे कैसे शुरू हुई और कैसे कैसे हमने जानना शुरू किया। ठीक है, जो 9th थी आपकी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड था, बट अब आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आने वाली कक्षाओं में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए प्रॉब्लम्स को दूर हटाते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है बेटा आपका, इसमें सबसे पहले मुझे जो सबसे प्यारा लगा, इसमें शुरुआत में एनसीईआरटी ने एक थॉट दे दिया है। जो थॉट आपकी एनसीईआरटी में, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे फ्रंट में, जैसे ही उसने चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस लिखा हुआ है, उसके नीचे ही एक थॉट दिया हुआ है मार्टिन एच फिशर के द्वारा, जो कहा गया है। मार्टिन एच फिशर कहते हैं बेटा, फैक्ट्स आर नॉट साइंस
एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। मार्टिन एच फिशर कह देते हैं कि फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स आपके दुनिया में घूम रहे हैं, आप लोग बहुत देखते होंगे ना फैक्ट्स की वीडियोस देखते हैं, ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों वाले जो चीज़ें हैं वो विज्ञान के जन्मदाता तो हैं, विज्ञान की जननी तो हैं, आविष्कार की जननी तो हैं, परंतु वो विज्ञान नहीं है। फैक्ट्स को अगर हम रट लें, कह दें कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, तो वो फैक्ट्स जो होंगे वो साइंस नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, फैक्ट साइंस के अंतर्गत एक माध्यम है, साइंस नहीं है। विज्ञान और ब्रॉड है। विज्ञान के अंतर्गत जब आप घुसते हैं या विज्ञान में जब आप इंटर करते हैं विज्ञान के केंद्र में, तो आपको लगता है कि विज्ञान वास्तविक रूप में है क्या। तो मार्टिन एच फिशर कहते हैं जैसे डिक्शनरी को हम लिटरेचर नहीं कह देते, जैसे डिक्शनरी को हम साहित्य नहीं कह देते, वैसे ही जो विज्ञान है वो फैक्ट्स का कोई पुलिंदा नहीं है। फैक्ट्स को हम खाली विज्ञान नहीं कह सकते हैं। जैसे आप डिक्शनरी को देखिए, डिक्शनरी में अनेकों वर्ड हैं, ढेर सारे वर्ड हैं, जिनको हम देखते हैं तो लगता है कि सारा का सारा जो हमारा साहित्य है वो यहीं पे निचोड़ के आ गया है, परंतु वो साहित्य है ही नहीं। वहाँ से आपको खाली क्या पता चलता है कि इस वर्ड का माने क्या है, इस वर्ड के अर्थ क्या है। ऐसे ही फैक्ट से आपको पता चलता है कि ये वाली चीज़ क्यों हो रही है, या ये वाली प्रक्रिया क्यों दोहराई जा रही है, या दूध का दही बनना कैसे हो रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं तो विज्ञान में घटित होती हैं, परंतु वो असल रूप से विज्ञान नहीं मानी जा सकती। विज्ञान को अगर हमें देखना है तो विज्ञान और भी ब्रॉड स्थिति में चला जाता है। ब्रॉड स्थिति में कहने का मतलब है कि आप विज्ञान के अंतर्गत जाएंगे तो ढेर सारी शाखाएं आपको विज्ञान में मिलेंगी। विज्ञान में खाली ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ पढ़ा दी जाए और विज्ञान कंप्लीट हो जाए। विज्ञान आपके दिनचर्या में है। आप दैनिक जीवन में, आपके उठने से सोने तक आपको हर तरफ विज्ञान की ही गुण दिखेंगे। आप उठेंगे, आप जो श्वास ले रहे हैं, श्वास लेना सबसे बड़ी क्रिया है, और श्वास लेना भी क्या कहलाता है, वो भी विज्ञान का ही एक अंग है। ऐसे ही रेस्पिरेशन जो पौधों में होता है, जिसके थ्रू वो अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया भी आपकी विज्ञान ही है। ऐसे ही जो आप बाहर देखते हैं, पेड़ पौधे हरे क्यों हैं, या उनके अंदर कौन सा चीज़ है जिसके कारण वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, O2 को निकाल देते हैं, आपको प्राणवायु प्रदान करते हैं, ये सारी चीज़ें विज्ञान के अंतर्गत हमें पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो आपकी NCERT में सबसे पहले दे दिए गए हैं। ठीक है, उन्होंने एक कॉलम बना दिया है, उन्होंने कहा है व्हाट हैपेंस व्हेन। तो व्हाट हैपेंस व्हेन, आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चंस हैं, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। समर्स के दौरान यानी कि गर्मियों के दौरान मिल्क को खाली ऐसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उसको ना बॉयल किया जाए ना पास्चुराइजेशन किया जाए उसका, तो क्या होगा। पास्चुरीकरण जो विधि होती है, पास्चुरीकरण से आप जानते हैं कि दूध को हम अगर उबाल के रख देते हैं कुछ सेंटीग्रेड ग्रेड पे, तो क्या होता है, दूध खराब नहीं होता है। परंतु ऐसे ही नॉर्मली छोड़ दिया जाए इसको तो क्या होगा। हमें पता है गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर जब हाई होता है तो मिल्क जो है अपना जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो बदल लेगा। जैसे ही उसको बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी या गर्मी मिलेगी तो वो खराब भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है दूध को ऐसे ही गर्मी के दिनों में नहीं रखना चाहिए, उसको बीच बीच में बॉईल करते रहना चाहिए या पास्चुराइज करते रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारा है, एन आयरन तवा ऑब्लिक पैन ऑब्लिक नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। मान लीजिए आपके पास एक आयरन की नेल है, कील है, या आपके पास एक आयरन का तवा है या कढ़ाई है, जो भी है, आप उसको बाहर रख दीजिए एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर ऐसा हो जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी बेटा तो वहाँ पे वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी ना इन्वायरमेंट में, तो वाटर की अगर मात्रा ज़्यादा है तो वो वाटर से रिएक्शन करके आयरन क्या बनाएगा। आपने देखा होगा जो दरवाजे लगे होते हैं आयरन के, खिड़कियाँ लगी होती हैं, उनमें जब धीरे धीरे पानी आता रहता है या ऑक्सीजन और पानी से वो रिएक्ट करके क्या करते हैं, अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं इसमें जंग लग गया है। जंग लगने के लिए हम बहुत सारे साधन अपनाते हैं कि जंग ना लगने पाए और हमारी चीज़ें खराब ना होने पाए। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जंग लग के कोरोड होके क्या होगा, खराब हो जाएगा और वो वस्तु हमारे लायक नहीं रह जाएगी, हमारे प्रयोग करने के लायक नहीं रह जाएगी। तो हम ये भी एग्जाम्पल एक देख चुके। तीसरा है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अगर अंगूर को फर्मेंट कर दिया जाए बेटा, अंगूर जो है वो फर्मेंटेशन के थ्रू चला जाए, तो फर्मेंटेशन से क्या होगा बेटा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएंगे। ग्रेप जो उसका जो रस जैसा भी था
वो बाद में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्रेप्स को फर्मेंट करने का मतलब है कि हम उसको दूसरे ही प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन यहाँ भी हो रही है। अगली चीज़ है फूड इज कुक्ड। अगर मान लो आपका जो खाना है वो बन गया, खाना पहले आप तो चावल और गेहूं का आटा लेकर के गए थे, है ना, चावल और गेहूं का आटा लेकर के गए, उसके बाद आपने उसको अलग अलग शेप दिया, अलग अलग साइज दिया, चावल को तो उबाल दिया आपने, चावल को उबाल दिया तो वो भी अपनी नियमित स्थिति में जो जिसमें था वो पहले, वो बाद में क्या हुआ, जो पक गया राइस, अब वो क्या हो गया, जीरा राइस बना लिया आपने उसका, तो उससे क्या हुआ, वो दूसरे ही शेप में आ गया। अब आप अगर ये चाहें कि हम उसको पलट दें, मतलब अगर आप ये चाहें कि हम चावल को, जो हमने चावल पका लिया, उस चावल को फिर से उसी राइस में कन्वर्ट कर दें जो हम धान के अंदर पाया जाता था, वो नहीं सकते थे, फिलहाल धान बोया जाता है, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी साइंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसके थ्रू वो पक गया है, अब हम उसको रिवर्स नहीं ले जा सकते। तीसरी चीज़ है, ये अगला क्वेश्चन है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड। आपका भोजन पच जाए, आपने जो भोजन कर लिया वो पच गया, अब वो क्या करेगा, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही पचा। ये सारी चीज़ें आपको क्या निर्देशित कर दे रही हैं, आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि ये सारी प्रक्रियाएं हमें इसलिए बताई गई हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि वास्तविक रूप से केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। अगला एक क्वेश्चन है, वी रेस्पायर। अगर हम श्वास लेते हैं, मैंने अब उसको तो एग्जाम्पल में पहले ही दे दिया था, तो हम अगर श्वास लेने की प्रक्रिया भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या O2 का इंटेक हो रहा है, CO2 का एक्सेल हो रहा है, हम एक्सेल कर रहे हैं CO2 को, यानी कि CO2 को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ भी हमारे ओर से एक केमिकल प्रोसेस हो रही होगी। बायोलॉजी में एक चैप्टर है पूरा इसके ऊपर, श्वसन के ऊपर, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, तो हम इसके ही रूप में सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये सारे तो एग्जाम्पल्स आपको क्या बता देते हैं बेटा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको ये नोटिफाई करते हैं कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो हम क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, वो केमिकल चेंज कहलाती हैं। केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहलाती हैं। और जहाँ भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है बेटा केमिकल रिएक्शन की, यानी कि केमिकल के रिएक्शन की। वहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा रिएक्शन कैसे हो रहा है। और केमिकल रिएक्शंस अगर आएंगे बेटा यहाँ पर तो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। अब समीकरण की ज़रूरत क्यों है, समीकरण अगर हम चाहें कि कोई रिएक्शन हमें दिखानी हो, मान लो अगर हम रिएक्शन को लिखने वाले हैं, एक रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दी गई है एक्टिविटी में, एक्टिविटी 1.1 जो आपकी है, वो एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है कि आप ले लीजिए मैग्नीशियम रिबन। बेटा मैग्नीशियम रिबन की बात हो रही है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को इन्होंने कहा है, और इसमें एक कॉशन भी दिया हुआ है बेटा। कॉशन क्या दिया हुआ है, सावधानी क्या बरतने को कहा गया है कि आप अपने अध्यापक की प्रेजेंस में ये कार्य करिए। अब आपको उन्होंने बता दिया कि आप एक मैग्नीशियम रिबन को ले लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, साफ कर दीजिए सैंड पेपर से। सैंड पेपर जानते हैं ना, सैंड पेपर से आप साफ कर दीजिए। अब सैंड पेपर से आपने उसको साफ किया, उस पर शाइनिंग आ गई हल्की सी। अब मैग्नीशियम का रिबन आपने लिया और उसके बाद आप अपने स्पिरिट लैंप को जला लीजिए या बर्नर को जला लीजिए, और मैग्नीशियम रिबन को क्या करिए, टोंग से पकड़ के, टोंग्स, पेयर ऑफ टोंग्स होता है, टोंग का कुछ शेप ऐसा होता है बेटा, देखिएगा ये कुछ ऐसा शेप होता है टोंग का, और इस टोंग्स को आप यहाँ से ये जुड़ा होता है जिसका फलक्रम, और क्या होता है यहाँ से आप मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लीजिए। ये देखिए ये मैग्नीशियम रिबन है, मान लीजिए आप 3-4 सेंटीमीटर काट लीजिए, जो भी आप काट पाएँ। मैग्नीशियम रिबन को आपने पकड़ लिया। अब आप एक ले लीजिए स्पिरिट लैंप बेटा, स्पिरिट लैंप ले लीजिए या बर्नर ले लीजिए, जो भी आप ले पाएँ। ये इसमें आप लगा दीजिए, इसको आप ग्लो कर दीजिए, ठीक, ये जलने लगेगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा हीट करिए या इसके फ्लेम के किनारे लेकर के आइए मैग्नीशियम रिबन को। अब क्या होगा, बहुत डेजलिंग लाइटनिंग के साथ क्या होगा, ये मैग्नीशियम रिबन जो है जलेगा। आपने देखा होगा लोहे के दरवाजे वगैरह जब बनाते हैं तो वहाँ पे जब चीज़ वेल्डिंग की जाती है तो वहाँ जो स्पार्क होता है, या आपके पटाखों में जो स्पार्क होता है, वैसा ही स्पार्क यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है, कुछ ऐसा स्पार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये जो स्पार्क आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, और हम बर्न किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं बेटा, एयर की प्रेजेंस में कर रहे हैं बर्न। तो एयर में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है, एयर में ऑक्सीजन होता है।
तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये मैग्नीशियम रिबन जो होगा वो एयर की प्रेजेंस में अगर बर्न किया जाएगा बेटा, ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें लिखना होगा, यहाँ पे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है एयर की प्रेजेंस में, हम इसको इतना बड़ा अगर लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम हर चीज़ इतनी ही बड़ी लिख पाएँ। इसके लिए प्रादुर्भाव किसका हुआ बेटा, इसके लिए प्रादुर्भाव हुआ हमारे लिए केमिकल रिएक्शन का और इक्वेशन का। अब केमिकल रिएक्शन तो हमें पता चल गई कि हो यही रहा था भाई, हो यही रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था, मैग्नीशियम मिल रहा था, O2 मिल रही थी, यानी ऑक्सीजन मिल रही थी एयर से, तो वो बन क्या रहा था, वहाँ पे बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया को अगर हम दिखाना चाहें तो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बेटा, वो कैसे हम करेंगे, मैग्नीशियम का जो सिंबल है बेटा उसको हम लिखते हैं Mg, और जो ऑक्सीजन का सिंबल है वो है ऑक्सीजन का O2, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है तो O2 में रहता है, ठीक है, डाइमर बनाता है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक, हीट कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये MgO बनाएगा बेटा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 2, यहाँ पे 2 MgO बन जाएगा। अब ये ऐश के फॉर्म में आता है, ऐश, ऐश का मतलब होता है राख। आपने देखा होगा उस आपकी जो NCERT है उसमें उसने बताया है, एशेज को आप कलेक्ट करिए और कहाँ रखिए, एक अपने पेट्री डिश में रख दीजिए, ठीक है, पेट्री डिश में रख दीजिए या आप वॉच ग्लास में रख दीजिए, आपको जहाँ भी रखना है उसको आप रख सकते हैं, तो वो ऐश के फॉर्म में निकलेगा, और जो ऐश होगा आपका सफ़ेद सफ़ेद होगा। तो वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसको हम इस फॉर्म में अगर लिख दें बेटा, अगर इस फॉर्म में लिख दें तो इसी को हम कह देंगे कि ये है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हमें आज क्या समझने को मिला, हम क्या क्या समझ पाए, हमारी एक प्रक्रिया जो थी केमिकल रिएक्शंस की, हमें समझ में आया कि केमिकल रिएक्शंस वास्तविक रूप से क्या होती हैं, और दूसरा जो हमें जानकारी मिली है बेटा वो है कि क्वेश्चंस कैसे लिखी जाती हैं या होती क्या हैं। अगले टॉपिक में हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, अभी ये इंट्रो राउंड है इसीलिए मैं इतनी ही वीडियो बना रहा हूँ। अगले लेक्चर के लिए आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके दोस्तों को नहीं पता है तो प्लीज़ शेयर ना। चलिए फिर उसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।